हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम करने वाले हैं आज प्रैक्टिस सेट 6। स्वागत है सभी का डिजिटल एनसीईआरटी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और सभी को पता है कि हम इसमें आज हमने एचटेट की टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट कर रखी है। हमारा जो एग्ज़ाम है वो 17 और 18 जो है जनवरी को होने वाला है। और हमारे पास लगभग 16-17 दिन इसमें या 18-19 दिन बचे हैं, इतनी मान करके चलो आप। तो इन दिनों में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आपको पता है कि सिर्फ एसएसटी से ही आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, आपको बेसिक को भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। क्योंकि एसएसटी होती है जो एचटेट में पूछी जाती है, वो काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडरेट से टू हाई लेवल के। यानी कि इजी क्वेश्चन को तो आप भूल ही जाओ। एक आध क्वेश्चन क्या हो गया जो आपको देखते ही दिमाग में आ गया, लेकिन बहुत से ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं जो आपकी समझ के ऊपर आधारित होते हैं। आपको समझने पड़ेंगे तभी जो है आप उनका आंसर कर पाते हो। और जो मैंने टेस्ट दिए हैं उसमें ज़्यादातर जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हर टेस्ट में डाले हैं। पहले जो 2 टेस्ट हैं शुरुआत के, उनमें आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में जो जितने भी टेस्ट जो है अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, वो आपको इजी देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप नंबर्स तो आप बताते नहीं हो, बस कमेंट करके ये बता दिया करो कि भाई इतने नंबर्स आए हैं। और काफ़ी जो है अच्छी क्लासेज हैं, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, आप सभी को क्या ये चीज़ें आप कर पा रहे हो। क्योंकि आपको देखने को नहीं मिलेंगी एचटेट की एसएसटी, आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है डिटेल में। या तो आपको बैच खरीदने पड़ेंगे या खुद एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। आपको कोई भी यूट्यूब पे इतना स्पेशल कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं मिल पाती हैं, या कुछ थोड़े बहुत नोट्स मिल जाते हैं। तो मैं ये एक बार जो है एचटेट आ गया है, नहीं तो मैं 11th-12th की कंप्लीट एनसीईआरटी यूट्यूब पे करवाने वाली थी। तो वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन मुझे लगा कि अभी प्रैक्टिस सेट यानी कि शॉर्ट में चीज़ें कराना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एनसीईआरटी आपको पता है कि कितने चैप्टर हैं, कितनी बुक्स हैं और कितने लेंथी चैप्टर हैं। एक चैप्टर को पढ़ाने में 3-4 दिन यानी कि 3-4 पार्ट्स बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम 10-15 दिन में कवर नहीं कर पाते। तो जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं, प्रैक्टिस सेट्स बनाए हैं, ये 11th-12th यानी कि 9th लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी के ही हैं। ज़्यादातर सारी चीज़ें वही हैं, टॉपिक्स वही होते हैं, बस उनकी गहराई ज़्यादा हो जाती है 11th-12th में आकर के। जो टॉपिक आपको 6th क्लास में देखने को मिलेगा, वही टॉपिक आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा। बस 6 में उसकी मोटी मोटी चीज़ें कवर करवाते हैं और 12th में आपको उसको डीप में पढ़ना पड़ता है, और वहीं से आपके क्वेश्चन एचटेट में होते हैं। तो यहाँ जो भी जितने भी क्वेश्चन मैंने डाले हैं वो डीप में उठा करके डाले हुए हैं। तो ये मत सोचना कि हल्के में लेना क्लास को। ज़्यादातर क्या होते हैं ना, बच्चे जो ज़्यादा फेमस टीचर होता है या फिर कोई भी व्यूज वगैरह ज़्यादा आते हैं तो वहीं पर उसी के ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो नॉर्मल होते हुए भी बहुत सी ज़रूरी चीज़ें आपको दे जाती हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे भी टाइम इतना है नहीं, तो हम ऐसी बकवास करने बंद ही कर देते हैं यहाँ पर कि कौन कहाँ से देख रहा है और क्या कर रहा है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को। आपको पता है कि हम 80 क्वेश्चन लेकर के चलते हैं हर टेस्ट में। 80 क्वेश्चन, 20 हम हिस्ट्री के करेंगे, फिर 20 हम ज्योग्राफी के करेंगे, साथ ही साथ जो 20 क्वेश्चन होंगे हम वो पॉलिटी के करेंगे, और साथ ही साथ हम करेंगे 20 क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक्स की। तो इस तरह से आपके 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन आपको आपके टेस्ट में जो है एग्जाम में उनसे रिलेटेड आपको जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इतने क्वेश्चन करवाते हैं और एक भी ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने उठाए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखकर, साथ ही एनसीईआरटी को 11th-12th को ध्यान में रख करके उठाए हैं। तो सभी आपके लिए ज़रूरी हैं। तो वीडियो को पूरा देखा करो और पूरा उसको चाहे स्पीड में करके देख लिया करो। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं मानती हूँ इन चीज़ों में कि लंबी वीडियोज़ होती हैं और आप इनको नहीं देख पाते हो, तो बहुत सी चीज़ें हमें बीच में बतानी भी पड़ती हैं, समझानी भी पड़ती हैं। तो आप इसकी स्पीड यूट्यूब पे आप जा कर के स्पीड वीडियोज़ की कम और ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, और आप कर सकते हो इस प्रकार से। तो पहला क्वेश्चन यानी कि सबसे पहले हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला ही क्वेश्चन ज्योग्राफी में क्या दिया गया है कि पर्यावरण के संबंध में कथन दिए गए हैं और उनके ऊपर विचार करना है। यानी कि पहला कथन क्या बोल रहा है, पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर मौजूद जो जीवित यानी कि जो जैविक होते हैं और गैर जीवित जिनको हम अजैविक बोलते हैं तत्वों का योग होता है। क्या ये बात सही है? तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है कि पर्यावरण में पर्यावरण जो क्या किसको बोलते हैं हम, हमारे चारों तरफ जो जीवित चीज़ें हैं, निर्जीव यानी कि जैविक और अजैविक दोनों ही चीज़ें, जैसे कि भूमि हो गई, जल हो गई, वायु हो गई, साथ साथ पेड़ पौधे, जानवर, ये सारी चीज़ें ये क्या होते हैं, घटक ये सारे शामिल होते हैं पर्यावरण में। और फिर क्या होते हैं, इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही परिघटनाएं शामिल होती हैं। बिल्कुल इसमें मानव जो है
प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि जंगल हो गए, मानव निर्मित यानी कि इमारतें, सड़कें और उद्योग धंधे, ये सारे मानव निर्मित हो गए। साथ ही साथ जैसे कि जंगल हो गए, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, ये सारी क्या होगी, प्राकृतिक। तो ये दोनों ही चीज़ें पर्यावरण में शामिल होती हैं, तो दोनों ही कथन सही होंगे। इसमें सही पूछा है तो दोनों ही सही हैं, 1 और 2। अगला क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना क्या है, यानी कि जो इकोसिस्टम है उसके घटकों में निम्नलिखित में से इनको सुमेलित करना है, सभी को मिलाना है, कौन सा किसके साथ में सही से मेल खाता है। पहला घटक क्या कह रहा है, पहले में यानी कि ए में क्या हो जाएगा, पहला पूछा है उत्पादक। उत्पादक यानी कि और साथ ही साथ उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक वे चीजें होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, खुद बनाती हैं, जिस प्रकार से पेड़ पौधे हो गए। तो उत्पादक चीजें यानी कि अपना भोजन खुद बनाना, पौधे हो गए, घास हो गई, ये सारी चीजें। उपभोक्ता, उपभोक्ता वे चीजें होती हैं जिनको हम बोलते हैं कि उत्पादकों या फिर जो अन्य उपभोक्ता होते हैं उनको खाते हैं, जैसे कि मनुष्य और जानवर हो गए ये। तो उपभोक्ता में आ जाएंगे मनुष्य और जानवर, यानी कि बी में आ जाएगी सी। और जो अपघटक हैं वो क्या होते हैं, जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको विघटित करते हैं, जैसे कि कोई बैक्टीरिया, कवक, ये सारी चीजें। तो A3 में यानी कि सी में आ जाएगा 1। उत्पादक जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, खुद करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे, घास फूस। उपभोक्ता में जो अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, घास फूस को जानवर खाते हैं, और मनुष्य जो है पेड़ पौधों से फल फ्रूट जो है जैसे कि उन चीज़ों को भी खाते हैं। फिर है अपघटक। अपघटक में बैक्टीरिया, कवक, ये सारे जो पदार्थों को, मृत जो पदार्थ होते हैं उनको विघटित, उनका रूप चेंज करके उनका उपयोग करते हैं, बैक्टीरिया, कवक वगैरह। तो ए में हो जाएगा 2, ए में जो है ए में 2 है, यानी कि यहाँ पर भी 2 दिया गया है। बी में है 3, बी में 3 यहाँ नहीं है तो ये कट जाएगा, और ये तो कटी गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है प्रदूषण के प्रकार, यानी कि उस प्रकार के प्रदूषण की पहचान करना है जो तब होता है जब झीलों या फिर नदियों में जो पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। कौन सी प्रकार के प्रदूषण की पहचान करनी है, जब नदियां और झीलों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि शैवाल में वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का स्तर जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये किस प्रकार का प्रदूषण है, क्या ये वायु प्रदूषण है, क्या ये मृदा प्रदूषण है, जल सुपोषण प्रदूषण है, या ध्वनि। ये है झीलों और नदियों के पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। तो कॉमन सेंस, जल से रिलेटेड है तो इसमें जल सुपोषण आ जाएगा, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती। जब जो पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रेट, फास्फेट, ये सारी चीजें जल में प्रवेश करती हैं और शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनती हैं, और इन्हीं को हम एल्गन ब्लूम भी कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एल्गन ब्लूम। और इसी प्रक्रिया यानी कि यूट्रोफिकेशन के, इसका नाम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। क्या कहते हैं इसको, यूट्रोफिकेशन। इसको हम इस प्रक्रिया को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, जिससे कि पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और तो जलीय जीवन को नुकसान भी होने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। अगला है आपदा और जोखिम से रिलेटेड। आपदा और संकट, इनके बीच में मुख्य अंतर के संबंध से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सही होगा। आपदा और संकट को जो है आपस में रिलेशन है, इनके बीच में अंतर बताना है आपको, और अंतर से रिलेटेड कि आपदा इस प्रकार की घटना है और संकट इस प्रकार की घटना है, दोनों के बीच में अंतर को लेकर के सही जो कथन बताना है आपको कि कौन सा सही दर्शा रहा है कि ये आपदा है और ये संकट है। पहला है कि संकट जो है वो एक प्राकृतिक घटना है, और जबकि आपदा होती है वो मानव निर्मित होती है। आपदा मानव निर्मित नहीं होती है, बल्कि संकट एक ऐसी घटना होती है कि जो मानव निर्मित, यानी कि कुछ भी घटना होती है, कोई उद्योग धंधे है या कुछ भी ऐसी चीज है जो मानव निर्मित है और उसकी वजह से संकट आता है। आपदा क्या होती है, प्राकृतिक रूप से आती है, मानव का इसमें कोई हाथ नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गलत। बी है कि संकट संभावित रूप से हानिकारक घटना होती है, जबकि आपदा होती है वो वास्तविक नुकसान और जीवन की हानि, साथ ही संपत्ति की क्षति का भी कारण बनती है। आपदा कितनी तेज आई है, कितनी जो है गहराई से आई है, ये सारी चीजें जो है प्रभावित करती हैं। आपदा क्या होती है, एक संभावित खतरा, जैसे कि सक्रिय ज्वालामुखी हो गया। संकट हमें पता चल जाता है कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है तो कभी भी फट सकता है, पहले से पता होता है, तो संभावित है, संभावना होती है उसकी खतरे की। जबकि जो आपदा होती है, डिजास्टर जिसको हम बोलते हैं, ये तब होती है जब खतरा वास्तव में फट पड़ता है और समुदाय को पूरी रूप से गंभीर, यानी कि भूकंप आ गया, तहस नहस हो गया, उसको हम बोलते हैं आपदा। जबकि नुकसान हो जाता है, हानि जो होती है वो हो चुकी होती है, उसको हम बोलते हैं कि आपदा आ गई। तो ये सेकंड जो है ये सही हो जाएगा, और ए है गलत। आपदाओं का पूर्व अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं किसी भी तरीके से, और संकट क्या होते हैं, स्थानीय होती हैं, तो स्थानीय नहीं होती, कहीं पर भी आ सकते हैं।
अगला है मानव पर्यावरण यानी कि अंतःक्रिया के संबंध में। मानव पर्यावरण अंतःक्रियाओं के संभववाद की अवधारणा का क्या अर्थ है? संभववाद जो है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया को लेकर के, उसकी अवधारणा का क्या अर्थ होता है? क्या मनुष्य प्रकृति का गुलाम होता है और केवल वही काम करता है जो पर्यावरण उसको अनुमति दे? बिल्कुल नहीं, मनुष्य प्रकृति का गुलाम नहीं है, बल्कि वो अपनी मर्जी से किसी भी रूप में प्रकृति का इस्तेमाल कर लेता है। संभववाद की अवधारणा हमें क्या बताती है कि मनुष्य सक्रिय एजेंट के रूप में काम करता है। अपनी उसकी क्षमता होती है, उसका ज्ञान होता है, बुद्धि होती है उसके पास में, और उसका प्रयोग करके पर्यावरण को बदल सकता है, उसके अनुसार पर्यावरण को ढाल सकता है अपनी बुद्धि विवेक से, न कि केवल प्रकृति की जो है दास बनकर के, नौकर बन के काम करता है। तो मनुष्य क्या करता है? अपनी तकनीकी ज्ञान से पर्यावरण को अपनी जरूरत के अनुसार उसके रूप चेंज कर सकता है। उनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, और ना ही पर्यावरण हमेशा मनुष्य की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। संसाधन जो रिसोर्सेज हैं उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, उनके ऊपर हमें विचार करना है। संसाधनों को लेकर के क्या क्या जो है तरीके हैं, क्या चीज़ें दी गई हैं, उनको बताना है। पहला क्या बोल रहा है कि कोई भी वस्तु जिसका उपयोग हम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं वो संसाधन होती है। संसाधन होता क्या है? जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी हों, उन्हीं को उसी वस्तु को हम संसाधन बोलते हैं। दूसरा है उपयोगिता और मूल्य किसी वस्तु को संसाधन बनाते हैं। किसी वस्तु की कितनी ज़रूरत है, क्या उसका उपयोग होगा, कितनी हमें उसकी ज़रूरत है, किसका आमतौर पर उसका क्या मूल्य है, और समय के अनुसार क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हमें क्या बताती हैं कि ये संसाधन है। साथ ही साथ समय और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधनों में बदल सकते हैं। यानी कि टाइम के साथ साथ यानी कि प्रौद्योगिकी जो है वो काफ़ी उन्नत हो गई है, उन वस्तुओं को संसाधनों के रूप में बदल देती है जिनका उपयोग हम पहले से नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम प्रयोग समय के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी के अनुसार उसको चेंज करके भी करते हैं। तो तीनों ही कथन संसाधनों को लेकर के सही है। जो भी हमारी आवश्यकता को पूरा करता है उसको हम संसाधन कहते हैं। उसका कितना मूल्य है वो हमें उसकी ज़रूरत के हिसाब से पता चलता है, और साथ ही टाइम और प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है उससे नए नए चेंज आते हैं, और वो भी नॉर्मल पदार्थों को भी संसाधन बना करके पेश करती है हमारे सामने। तो ए, बी और सी तीनों ही यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर है 7। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में क्या शामिल है? मुख्य कारकों में जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं उनमें से कौन से कारक शामिल है? केवल स्थलाकृतिक और समय है जो कि मृदा निर्माण को प्रभावित करता है, या फिर केवल जलवायु और वनस्पति है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, या जो जनक शैल, जलवायु, स्थलाकृतिक, समय और जैविक सामग्री ये सारी चीज़ें मिलकर के मृदा निर्माण को प्रभावित करती हैं, या फिर केवल अक्षांश और देशांतर? इसका अक्षांश देशांतर से कोई लेना देना नहीं है। केवल स्थलाकृतिक और समय हम नहीं बोल सकते, और ना ही केवल जलवायु और वनस्पति बोल सकते हम। मृदा के निर्माण में जो धीमी प्रक्रिया होती है, मृदा का निर्माण ऐसे नहीं हो अचानक से हो गया कि कल ऐसी मृदा थी और आज अचानक से ऐसी हो गई। काफ़ी लाखों सालों का जो है समय लग जाता है, और इसके कई कारक जो होते हैं इसके ऊपर निर्भर करती है उनके ऊपर, जैसे कि मिट्टी की प्रकार हो गई, मिट्टी की गुणवत्ता हो गई, ये सारी चीज़ों के ऊपर, ये जनक शैल हो गए, जलवायु वहाँ की कैसी है, स्थलाकृति कैसी है, समय क्या है, कितना समय उसको दिया गया है बनने में, और जैविक सामग्री वहाँ पर किस प्रकार की जैविक सामग्री मिट्टी में पाई जाती है, मृदा में पाई जाती है, वो सारी चीज़ें मिलकर के उसको प्रभावित करती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? जनक शैल, जलवायु, स्थलाकृति, समय और जैविक सामग्री सभी मिलकर के मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। अगला है जल संरक्षण। अलवणीकृत जल जिसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर, अलवणीकृत जिसमें कोई भी लवण की मात्रा नहीं होती, उसकी उपलब्धता के संबंध में कौन से कथन की समीक्षा करेंगे? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि फ्रेश वाटर यानी कि अलवणीय जो जल है उसके बारे में कौन सा कथन सही बता रहा है? इसमें कहा गया है पहला कथन कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का अधिकांश हिस्सा महासागरों में और खारे समुद्रों में है। बिल्कुल, टोटल पृथ्वी की सतह के 71% पर जल है। कितने प्रतिशत पर है? 71% पर जल से ढकी हुई है पृथ्वी। लेकिन जो 97.3% जो है हिस्सा वो खारे पानी का है, और वो खारा पानी कहाँ पर है? समुद्रों में, महासागरों में है। साथ ही दूसरा पॉइंट क्या है कि ताजे पानी का हिस्सा जो है
उसका ताज़े पानी का बड़ा हिस्सा लगभग हम 70% मानते हैं, और वो हिस्सा चादरों में और ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ हमें मिलता है। जो पीने के लिए, मानव के उपयोग के लिए पीने के लिए जो बढ़िया पानी है ना, उसका छोटा सा हिस्सा जो है सतही जल या फिर भूजल के रूप में हम उपलब्ध करते हैं, बहुत ही कम प्रतिशत। तो तीनों ही जो है यहाँ पर डेफिनेशन बिल्कुल सही बताई गई है। तो कथनों की समीक्षा यानी कि कौन सा कथन सही है, सही पूछा है तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार मुख्य रूप से किन दो जलवायु कारकों के ऊपर निर्भर करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार मुख्य रूप से किन दो जलवायु कारकों के ऊपर निर्भर करते हैं? तापमान, आर्द्रता पे, हवा या फिर वर्षा की गति, अक्षांश, देशांतर या मृदा के जो प्रकार और स्थलाकृति है उसके ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा तापमान और आर्द्रता। क्यों? क्योंकि किसी भी क्षेत्र का तापमान कितना है, वहां की वर्षा कितनी है, आर्द्रता कितनी है, ये सीधे तौर पर ये निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार के पौधे वहां पर जीवित रहेंगे। भारी वर्षा वाले में गर्म क्षेत्रों में घने जंगल होते हैं, जबकि जो शुष्क और ठंडे क्षेत्र होंगे वहां पर विरल वनस्पति पाई जाती है। तो वनस्पति को सीधे तौर पर तापमान और आर्द्रता होती है, वर्षा भी होती है कहीं, तो वो चीजें जो वर्षा की वजह से आर्द्रता होती है, तो वो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट कारक होते हैं वनस्पति को प्रभावित करने पे, कि कहाँ पर ठंडे क्षेत्रों में जो है वनस्पति है वो कम मिलेगी। हम बोलते हैं ना हरियाणा में छिदी छिदी है कहीं कहीं पर, और जो घने यानी कि घने जो जंगल मिलेंगे वो भारी वर्षा वाले और गर्म क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। तो अगला है वन्य जीवों के बारे में। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए, जो बाघ संरक्षण है उसके लिए 1973 में शुरू की गई थी प्रमुख पहल। तो वो पहल का नाम बताना है आपको। क्या वो प्रोजेक्ट एलिफेंट थी, प्रोजेक्ट टाइगर थी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम था? तो 1973 में जो शुरू की गई थी बाघों के संरक्षण के लिए, तो वो थी प्रोजेक्ट टाइगर। क्या थी? प्रोजेक्ट टाइगर। बाघों की जो घटती हुई आबादी थी उसको बचाने के लिए भारत सरकार ने 1973 में ये कदम उठाया था, ये प्रोजेक्ट टाइगर था, उसको लॉन्च किया था। अगला है भूमि उपयोग वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूमि उपयोग के निर्धारण में भौतिक कारकों में से कौन सा कारक है वो शामिल नहीं है? नहीं पूछा है, नेगेटिव है यहाँ पर, और इनमें जो नेगेटिव होगा इसमें आंसर में उसको सही मान लेंगे। तो नेगेटिव पूछा है, यानी कि नेगेटिव बताना है आपको कि कौन सा है भौतिक कारकों में से जो कि कारक शामिल नहीं है भूमि उपयोग के निर्धारण में। इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। जो भूमि उपयोग का निर्धारण है उसमें भौतिक कारक पूछे हैं। भूमि उपयोग के लिए जैसे कि भौतिक कारकों में जो प्रकृति होती है वो सबसे संबंधित चीज़ें मिलती है, जैसे कि भूमि की बनावट हो गई, भूमि के उपयोग के लिए कि उसकी बनावट कैसी है इसमें आ जाती है, यानी कि स्थलाकृति कैसी है वहाँ की, मिट्टी की गुणवत्ता हो गई, मृदा कैसी है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई। साथ ही साथ वहाँ की जो जलवायु है, ये मौसम किस प्रकार का है, तो ये सारी चीज़ें जो है किस बात को प्रभावित करती हैं कि भूमि का उपयोग हम कितना कर रहे हैं। लेकिन जो जनसंख्या घनत्व है इससे उसका कोई भी जो है लेना देना नहीं होता, ये एक भौतिक कारक नहीं, यहाँ भौतिक कारक की बात कर रहे हैं, ये मानवीय कारक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मानवीय कारक है। तो नेगेटिव पूछा है और नेगेटिव दोनों मिलकर के पॉजिटिव आपको एक नंबर दिलवाएंगे, तो ये मानवीय कारक हो जाएगा। भौतिक कारक हैं ये तीनों और ये जो है मानवीय कारक है, तो इसका सही आंसर होगा जनसंख्या घनत्व है। अगला है संसाधन वर्गीकरण। जो नवीकरणीय अनवीकरणीय है उनके बारे में बताना है। उस संसाधन की पहचान करनी है, 4 संसाधन है उसकी पहचान करनी है जो अनवीकरणीय होता है। अनवीकरणीय उपयोग जिसको हम यानी कि अनवीकरणीय होता है। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जिनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, रीयूज या रीजनरेट हम बोलते हैं, उनको बोलते हैं नवीकरणीय। जैसे कि सौर हो गई, पवन हो गई, जल हो गई, इनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। एक कोयला ऐसी चीज होती है जिनका हम जीवाश्म के रूप में उपयोग करते हैं, यानी कि जिसको बनने में लाखों साल लगते हैं और फिर कोयले का हमने उपयोग कर दिया, उसको ईंधन के रूप में जला लिया तो वो राख बन जाती है, दोबारा से हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो इसमें आंसर में कोयला दिया गया है, जिसको हम अनवीकरणीय क्या मानते हैं? संसाधन मानते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत, इन तीनों का ही हम रीयूज कर सकते हैं, जिसको हम नवीकरण बोलते हैं। अगला है जल प्रदूषण के स्रोत। जल प्रदूषण के स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत जल प्रदूषण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार होगा? कौन सा जो स्रोत है वो जल प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होगा? क्या एग्रीकल्चर जो रन ऑफ होती है वो जल प्रदूषण के लिए सबसे जरूरी होता है, यानी कि अधिक जिम्मेदार होता है? जल के प्रदूषण के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं? कृषि अपवाह,
औद्योगिक जो बहिस्त्राव होता है, वो जो उद्योगों से जो भी कूड़ा करकट जितना भी निकलता है बह करके पानी में चला जाता है, नदियों में, तालाबों में, नालों में, क्या वो जो है जल प्रदूषण को बढ़ावा देता है? घरेलू जो सीवेज होते हैं, घरेलू जो नाले होते हैं, वो सारी चीज़ें इसको प्रभावित करती है। तो कृषि से बहने वाले जो उर्वरक होते हैं, कृषि के अंदर जो हम कीटनाशक जो चीज़ें होती हैं वो उनका छिड़काव करते हैं, फिर बारिश से या पानी से वो बह करके चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसको प्रभावित करते हैं? जल प्रदूषण। वो जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो कृषि से निकलने हुए अफवाह भी प्रभावित करेंगे। उद्योगों से निकला हुआ जो मल होगा, जहरीला रसायन हो गया, घरों से निकलने वाली साथ ही साथ गंदगी हो गई, जल निकायों को गंभीर रूप से प्रदूषित करते हैं। तो सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं और सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। अगला है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, भूकंप आने पर जो बरती जाने वाली सावधानियां हैं उनके संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत है यानी नेगेटिव पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पर? नेगेटिव, कि भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें खुली जगह पर चले जाना चाहिए भूकंप आता है तो? बिल्कुल सही है कि हमें खुली जगह पर जाना चाहिए। किसी मजबूत मेज के नीचे छिपना चाहिए, बिल्कुल सही। अगर भूकंप आ रहा है तो हमें किसी ना किसी मजबूत सी मेज हो गई उसके नीचे छुपना चाहिए, या फिर खिड़कियों और भारी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, हमें बिल्कुल सही बात है। भूकंप आता है, टूट फूट होती है वहाँ पर, तो हमें जो भारी चीज़ें होती हैं, कोई भी भारी वस्तु जिसके गिरने का हमारे ऊपर आशंका हो सकती है, तो उससे, या फिर कोई खिड़की होगी, कांच वगैरह ना लग जाए टूट करके, तो इनसे हमें दूर रहना चाहिए। साथ ही लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए, तो लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भूकंप के टाइम पे जो सारी चीज़ें होती हैं वो खराब हो जाती हैं, बिजली के तार, खंभे, सब कुछ, और इसी तरह से जो लिफ्ट वगैरह हो जाती है वहाँ की सारी चीज़ें एकदम से बर्बाद हो जाती हैं। तो लिफ्ट में हो तो वहीं पर आप बंद हो जाओगे, लॉक हो जाओगे। भूकंप के दौरान लिफ्ट का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बिजली होती है वो एकदम से गायब हो जाती है उस टाइम पे, और आप वहीं पर फंसे के फंसे रह जाओगे, आपको कोई निकाल भी नहीं पाएगा, कोई हेल्प आपकी नहीं कर पाएगा बाहर से भी। तो हमें सीढ़ियों से जाना चाहिए, कहीं पर खुली जगह पर जाना चाहिए, और ये सारी चीज़ें इनका सभी का ध्यान रखना चाहिए। तो भूकंप आने पर नेगेटिव पूछा है तो लिफ्ट का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। नेगेटिव नेगेटिव दोनों मिलकर के क्या करेंगे? आपको एक नंबर दिलवाएंगे, पॉजिटिव का काम करेंगे। अगला है पर्यावरण दिवस के ऊपर। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाते हैं। क्या मनाते हैं हम? 5 जून को। अगला है मृदा संरक्षण की विधि। जो पहाड़ी ढलान है वहाँ पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? यानी कि कौन सा तरीका काम आएगा अगर हम पहाड़ी ढलानों के ऊपर मृदा अपरदन को रोकेंगे? क्या हमें मल्चिंग करना चाहिए, या फिर हमें कंटूर जुताई करनी चाहिए, शेल्टर बेल्ट लगाने चाहिए, या ओवर ग्रेजिंग करनी चाहिए? पहाड़ी ढलानों के ऊपर मृदा को अपरदन रोकने के लिए कंटूर जुताई करनी चाहिए। कंटूर जुताई यानी कि पहाड़ी ढलानों पर समुच्चय रेखाओं के समानांतर जुताई की जाती है, और ये पानी के बहाव को धीमा कर देती है। यानी कि ढलान से गिरता है पानी, वहाँ पर ऐसे ऐसे अगर आप समुच्चय रेखाओं में क्या करेंगे? जुताई करेंगे, तो पानी का ढलान इसके ऊपर से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, उससे पानी की गति धीमी होगी। अगर हम इस तरह से जुताई करेंगे और इसी तरफ ढलान है, तो क्या होगा? पानी तेजी से नीचे की तरफ जाएगा, मृदा को साथ लेकर के जाएगा। तो ये क्या होता है? हमें कंटूर जुताई करनी चाहिए ताकि मृदा का संरक्षण हो सके, मिट्टी का कटाव कम हो सके। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य जो है क्या बना के रखना है? जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो खाद्य श्रृंखला हम बनाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किस चीज को बना के रखना? क्या जल चक्र को बना के रखता है, ऊर्जा के प्रवाह या फिर संतुलन को बना के रखता है, कार्बन चक्र है, या मृदा की उर्वरता? खाद्य श्रृंखला ये सुनिश्चित करती है कि ऊर्जा का जो पोषक स्तर है वो दूसरे में स्थानांतरित हो रहा है, और इसी वजह से क्या करते हैं? ऊर्जा का प्रवाह या फिर संतुलन को एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरित होना खाद्य श्रृंखला का निश्चित जो कार्य होता है वो होता है। ये प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर का जो ऊर्जा संतुलन है उसमें स्थिरता बना के रखता है, और यही जरूरी है। ऊर्जा का प्रवाह या फिर संतुलन बना के रखने में पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य है। अगला है वनस्पतियों और जीवों के महत्व के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन यानी कि नेगेटिव पूछा है, कौन सा कथन जो है गलत है, गलत बताना है आपको। पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। वनस्पति जीवों के महत्व के बारे में गलत बताना है, तो बिल्कुल पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, ये पॉजिटिव है। अगला है कि जानवर पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करते हैं, जैसे कि अपघटक हो गए, बिल्कुल सही बात है। जानवर जो होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाकर रखने में मदद करते हैं। अगला है सभी पौधे और जानवर केवल मानव उपभोग के लिए उपयोगी होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नहीं।
या फिर वनस्पति और जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वनस्पति और जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जानवर हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाकर रखने में मदद करते हैं, और पौधे हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और हमें नेगेटिव ढूंढना है। यहाँ पर नेगेटिव है ना कि कौन सा कथन गलत है, तो गलत हो जाएगा आंसर नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सभी पौधे और जानवर केवल मानव उपभोग के लिए उपयोगी नहीं होते, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी मानव उपभोग के लिए उपयोगी है, यानी कि मानव उपभोग के लिए उपयोगी नहीं होते, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नहीं दिया गया है यहाँ पर। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र को बना करके रखने के लिए भी काफ़ी जो है ज़रूरी होते हैं। अपघटन, खाद्य श्रृंखला, ये सारी चीज़ें पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है जो कि संतुलन बनाने में मदद करता है, चाहे पेड़ पौधे हो, जानवर हो, सभी चीज़ें। अगला है प्रदूषण के प्रभाव। वायु प्रदूषण के कारण होने वाली अम्लीय जो वर्षा है, एसिड रेन जिसको हम बोलते हैं, उसके क्या प्रभाव होते हैं। वायु प्रदूषण की वजह से होती है अम्लीय वर्षा। उसके प्रभाव क्या होते हैं, क्या ऐतिहासिक इमारतें या फिर मूर्तियों को नुकसान होता है, या फिर जो मिट्टी की अम्लता है उसमें वृद्धि हो जाती है, या जलीय जो जीवन होता है वो उसको नुकसान पहुंचता है। तो अम्लीय वर्षा की वजह से तीनों ही चीज़ों के ऊपर प्रभाव होता है। यानी कि अम्लीय वर्षा में सल्फर या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड के गुण होते हैं जो कि संगमरमर की इमारतें होती हैं उनको खराब कर देती है, और मिट्टी का जो पीएच होता है उसको बदल देती हैं, तो मिट्टी की अम्लीयता में वृद्धि कर देती हैं, यानी कि उसको अम्लीय बना देती हैं। साथ ही ये जो ऐतिहासिक इमारतें, मूर्तियाँ हैं, उनका नुकसान करती है, और साथ ही साथ जो जलीय जीवन यानी कि झीलें हैं, नदियाँ हैं, जो जलीय जीव है उसको मार देती हैं। तो ये तीनों ही नुकसान करती हैं अम्लीय वर्षा। तो ये कि क्या प्रभाव है, तीनों प्रभाव हैं, पहला, दूसरा और तीसरा सभी हो जाएंगे यहाँ पर। अगला है संसाधन वर्गीकरण। ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है संसाधन वर्गीकरण जो मानव निर्मित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन का एक उदाहरण है। कौन सा है जो मानव निर्मित संसाधन का एक उदाहरण है। क्या एक जंगल है वो मानव निर्मित है, एक पुल है वो मानव निर्मित है, एक नदी या फिर जो खनिज भंडार है वो मानव निर्मित। सभी को पता है कि मानव निर्मित हो जाएगा एक ब्रिज। जो ब्रिज है, जो पुल है, वो प्रकृति ने हमें बना के नहीं दिया, बल्कि मानव की बनाई हुई चीज़ है, वो मानव द्वारा बनाई गई है। जो जंगल हो गए, नदी हो गई, खनिज संसाधन हो गए, वो सारे प्राकृतिक है। मानव निर्मित हो गया पुल। ये लास्ट था आज का ज्योग्राफी का क्वेश्चन। अगला हम करेंगे हिस्ट्री हमारे स्टार्ट। और हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, आपको ज्योग्राफी में कितने नंबर आए हैं ये आप जरूर बताना कमेंट करके। लाइव होती तो पता चल जाता, वैसे तो आप कमेंट करने वाले हो नहीं, चाहे कितना ही बोल लो आपको। अगला है हिस्ट्री सेक्शन हिस्ट्री, यानी कि हम करने वाले हैं हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर मध्यकालीन भारत कब की बात की है, 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच की। जो मध्यकालीन भारत है उसके इतिहास के स्रोतों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, यानी कि विचार करना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। 3 जो बातें बताई गई हैं मध्यकालीन भारत के बारे में, कौन सी सही है ये बतानी है। जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं उसमें इमारतें, सिक्के और जो शिलालेख हैं वो शामिल होते हैं। क्या जो हमें पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं क्या उनमें सिक्के शामिल हैं, इमारतें शामिल हैं और शिलालेख। तो हमें तीनों ही चीज़ें इसको शामिल करेंगे, यानी कि तीनों चीज़ें, यानी कि सिक्के, शिलालेख, ये सारी चीज़ें किस में शामिल हैं, पुरातात्विक स्रोतों में। दूसरा है कि साहित्यिक स्रोतों में हस्तलिखित ग्रंथ, आत्मकथाएं या दरबारी इतिवृत्त, यानी कि जो अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं या फिर दरबार में जो घटनाएं घटित होती हैं वो लिखी होती हैं, उनको हम साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। तो ये बात भी सही है। जो पुरातात्विक स्रोत है वो हमें खुदाई के समय सिक्के प्राप्त हुए हैं, कोई मूर्ति प्राप्त हुई है, कोई इमारत प्राप्त हुई है, किसी शिलालेख, कोई अभिलेख, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। साहित्यिक स्रोतों में हमें कोई भी लिखी हुई चीज़, कोई भी हस्तलिखित ग्रंथ मिल गया, आत्मकथा मिल गई, कुछ भी हमें पुराण वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं। दरबारी इतिवृत्त यानी कि कहानियाँ राजाओं की, जो ये सारी चीज़ें मिलती हैं वो साहित्यिक स्रोतों में शामिल होती हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा है यहाँ पे दिया है कि विदेशी यात्रियों के वृत्तांत इस काल की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत नहीं थे। नहीं बताया है इसने कि नहीं थे, लेकिन हम क्या मानते हैं कि जो विदेशी स्रोत, विदेशी जो यात्री थे वो भारत आए थे, उस दौरान क्या है छोटे छोटे जो कई हमें देखने को मिलते हैं, कई जो जैसे कि अलबरूनी था, इब्न बतूता था, वे विदेशी यात्री थे, वो भारत आए हैं। उन्होंने जो वृत्तांत बताए हैं उनके ज्ञान के प्रमुख स्रोत यही थे कि उन्होंने यात्राएं की हैं और यात्राओं के दौरान जो भी घटनाएं हुई हैं उन्होंने वो चीज़ें लिख करके छोड़ी हैं कि भाई हमने वहाँ से वहाँ तक यात्रा की और ये चीज़ें हमें देखने को मिली, इस राजा के शासनकाल में ये था, उस टाइम पे ये हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण स्रोत का काम करती हैं। यहाँ नहीं दिया है तो ये गलत हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण स्रोत है, ये नहीं आएगा,
ये नहीं जो है यहाँ पर होता तो ये सही हो जाता, लेकिन नहीं बोल दिया ना इसने तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें से सही पूछा है तो पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे और तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, किताब उल हिंद और है एक तहकीक ए हिंद, दोनों ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये किसने लिखा है और 11वीं सदी के जो भारत है उसका विस्तृत इसमें वर्णन भी किया गया है। नाम क्या है ग्रंथ का, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। इनका जो हिंदी में हम बोलें तो इसका नाम होगा भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। ये किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, ये है अल बरूनी के द्वारा। किसने लिखा था ये, अल बरूनी ने। अल बरूनी ने किसके साथ में, यानी कि महमूद गजनवी जो है, महमूद गजनवी, इसके साथ में यात्रा की थी भारत की। महमूद गजनवी के साथ में अल बरूनी ने यात्रा की थी भारत की, और उसी यात्रा के दौरान क्या किया, इसने सभी चीज़ों को देख करके किताब उल हिंद, जिसको हम भारत का इतिहास बोलते हैं, उसमें भारतीय समाज की, धर्म, विज्ञान, ये सारी चीज़ों का व्यापक वर्णन किया था। तो किताब उल हिंद या मिल जाए या फिर तहकीक ए हिंद, इसका जो भारत का वर्णन किया गया है इसमें, और अल बरूनी ने और किसके साथ में यात्रा की थी, महमूद गजनवी के साथ। अगला है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास का कालखंड मुख्य रूप से किसको मानते हैं। प्रारंभिक जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें हमने अभी किया था 700 से लेकर के 1200 ईस्वी तक का, 700 से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जब कालखंड की बात करें, वो प्रारंभिक मध्यकालीन किसकी बात कर रहा है, इतिहास की बात कर रहा है। इसी दौरान जो भारत जो था वो छोटे छोटे राजपूत राज्यों में, और जो दक्षिण भारत था वो जैसे कि चोल, राष्ट्रकूट जैसी जो बड़ी शक्तियां था उनका उदय हुआ था दक्षिण भारत में, और छोटे छोटे राजपूत राज्यों में जो है उनका निर्माण हुआ था। किस टाइम पे, प्रारंभिक मध्यकालीन जो कालखंड था 700 से लेकर 1200 ईस्वी तक। फिर है कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, यानी कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष है मुख्य रूप से किस महत्वपूर्ण शहर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लड़ा गया। तो इसका आंसर तो आपने देख ही लिया होगा, कन्नौज है। सही आंसर क्या है इसका, कन्नौज है। कन्नौज क्या है, उत्तर भारत में जो गंगा यमुना दोआब स्थित है, दोआब है वहां पर स्थित है, यानी कि क्या है, कन्नौज उत्तर भारत में गंगा यमुना के दोआब में स्थित है, और अत्यंत जो रणनीतिक और समृद्ध शहर माना गया था उस टाइम पे इनको, कन्नौज को। और उसी समय पे उत्तरी भारत पे जो राजनीतिक प्रभुत्व था उसका प्रतीक भी मानते थे, और इसीलिए जो पाल थे, प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे, इनके बीच में लगभग से 2 शताब्दियों तक संघर्ष चलता रहा था। और उसी त्रिपक्षीय संघर्ष को जो है कहाँ मानते हैं, कन्नौज में। तो वो कौन कौन से थे, पाल, प्रतिहार और गुज्जर। कौन थे, पाल, जिनके बीच में ये संघर्ष था, पाल, प्रतिहार, गुज्जर। गुज्जर नहीं थे भाई, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे ये, प्रतिहार, गुज्जर व राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों के बीच में, पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूटों के बीच। अगला है त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रतिभागी राजवंश। यहाँ पर है त्रिपक्षीय जो है कौन सा शामिल नहीं था, तो सभी को पता है पाल, प्रतिहार और जो राष्ट्रकूट थे तीनों शामिल थे। जो चोल था वो शामिल नहीं था, तो नहीं पूछा है, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने है, पाल वंश के संस्थापक के बारे में है। जो पाल साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी। पाल साम्राज्य की स्थापना की थी गोपाल ने। किसने की थी, गोपाल ने। 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य की थी, 8वीं शताब्दी के मध्य, 8वीं शताब्दी के जो है मध्य मानी जाती है इसकी स्थापना। और किसने की थी, गोपाल ने। बंगाल में जो अराजकता फैल गई थी ना, उसके स्थानीय प्रमुखों के द्वारा उसको राजा चुना गया था, गोपाल को। फिर है अगला विक्रमशिला विश्वविद्यालय। प्रसिद्ध जो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, जो कि बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी माना गया था, उसकी स्थापना किस पाल शासक ने की थी। कौन सा जो पाल शासक है उसने इसकी स्थापना की थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। तो इसकी स्थापना की थी धर्मपाल, यानी कि जिसको बोलते हैं धर्मपाल। पाल वंश का जो दूसरा शासक, पहला था गोपाल, दूसरा था धर्मपाल। तो धर्मपाल ने क्या किया था, बिहार में भागलपुर के पास में प्रसिद्ध विक्रमशिला महाविहार या फिर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं, उसकी स्थापना की थी, जिसको नालंदा के साथ साथ बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख, इसको क्या मानते थे, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी मानते थे नालंदा के साथ साथ। किसको, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। तो स्थापना की थी धर्मपाल ने, और ये सेकंड राजा थे। अगला है प्रतिहार राजवंश के बारे में। जो प्रतिहार या गुज्जर प्रतिहार जिसको हम बोलते हैं, राजवंश मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में शक्तिशाली थे।
गुज्जर प्रतिहार या प्रतिहार आ जाए तो राजवंश, अभी मैं गुज्जर को लेकर के कंफ्यूज हो रही थी, ये इसी के साथ में है प्रतिहार गुज्जर। तो जो गुज्जर प्रतिहार आ जाए, ये केवल प्रतिहार आ जाए तो राजवंश मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली थे ये? इनका पूर्वी बंगाल में थे, या फिर दक्कन के पठार, पश्चिमी और उत्तरी भारत में, या सुदूर दक्षिणी भारत में? तो जो प्रतिहार राजवंश थे ये पश्चिमी और उत्तरी भारत में जो है शक्तिशाली थे। पश्चिमी और उत्तरी भारत जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, यहाँ पर इनका शासन था। और वहाँ पर जो अरब के आक्रमण हुए थे उनके खिलाफ एक ढाल के रूप में इन्होंने काम किया था। किसने? गुज्जर प्रतिहार ने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिहिर भोज, मिहिर भोज किस प्रतिहार शासक की उपाधि थी? कौन से जो है प्रतिहार शासक था जिसको मिहिर भोज की उपाधि प्राप्त थी और जिन्हें इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक भी माना गया था? तो मिहिर भोज की जो उपाधि थी वो किसको प्राप्त थी? किसको प्राप्त थी ये मिहिर भोज की उपाधि? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिहिर भोज थी, किसको प्राप्त थी ये? नागभट्ट को थी, या वत्सराज को, महेंद्रपाल को, या फिर रामभद्र को? इनमें से कौन सा आएगा? 1 मिनट में देख के बताती हूँ। इसका ये क्वेश्चन में टाइपिंग में जो है गलती है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि मिहिर भोज, मिहिर भोज को कौन सी जो है मिहिर भोज जो गुज्जर प्रतिहार शासक है उसको कौन सी उपाधि प्राप्त थी? इस तरह से क्वेश्चन है। तो इसको वराह की उपाधि प्राप्त थी। इनको मिहिर भोज को वराह की उपाधि प्राप्त थी। आदि वराह या फिर वराह, आदि वराह भी मिलेगा कहीं कहीं, या फिर वराह अकेला भी मिल जाएगा। तो आदि वराह या फिर वराह की इसको उपाधि प्राप्त थी। तो उस टाइम का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो माना जाता है मिहिर भोज को। तो ये क्वेश्चन टाइपिंग में गलती है इसमें। मिहिर भोज को कौन सी जो किस क्या उपाधि प्राप्त थी मिहिर भोज को? इसका सही आंसर होगा वराह, जो कि ये गलत है। अगला है कि राष्ट्रकूटों की राजधानी, जो राष्ट्रकूट वंश है उसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो उसकी राजधानी थी आधुनिक मालखेड़, जो जिसको हम मान्यखेत भी बोलते हैं। क्या थी? आधुनिक मालखेड़, मालखेड़ में राष्ट्रकूटों की राजधानी थी मान्यखेत। और वर्तमान में कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। कहाँ पर है अगर पूछ ले तो? कर्नाटक में। दक्कन से उन्होंने उत्तर भारत के जो राजनीतिक हस्तक्षेप किया था उसमें इन्होंने भाग लिया था। त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुए थे उनमें राष्ट्रकूटों ने, यहाँ से आधुनिक मालखेड़ से। फिर है एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, जिसको चट्टानों को काट करके बनाया गया मंदिर है, उसका निर्माण किस राष्ट्रकूट राजा ने करवाया था? जो एलोरा का प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है, चट्टानों को काट करके उसका निर्माण किया है, उसका जो निर्माण किया गया था वो कृष्ण प्रथम ने किया था। किसने किया था? कृष्ण प्रथम ने। महाराष्ट्र में है ये। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में है। जो ये एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है महाराष्ट्र में है। और ये क्या है? अद्भुत मंदिर है जो कि चट्टानों को तराश करके बनाया गया था। और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, जिसका शासनकाल लगभग 756 से 773 ईस्वी माना गया है। 773 ईस्वी 56 के मध्य। तो इसी दौरान इन्होंने इसकी जो है स्थापना करवाई थी। फिर है 8वीं शताब्दी ईस्वी में सिंध पर शासन करने वाले राजा दाहिर सेन का सामना किस अरब आक्रमणकारी से हुआ था? जो 8वीं शताब्दी थी उसमें सिंध के ऊपर शासन करने वाला राजा था दाहिर सेन। और दाहिर सेन का सामना कौन से जो अरब आक्रमणकारी, अरब की तरफ से आक्रमण हुआ था, तो इनका आमना सामना किस अरब आक्रमणकारी के साथ में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, इसके साथ में हुआ था भाई। मोहम्मद बिन कासिम के साथ में। ये सारे गलत हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा इसका सी। 712 ईस्वी में हुआ था ये। 712, या फिर हम इसको बोलते हैं 8वीं शताब्दी। 712 ईस्वी में अरब सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने सिंध के ऊपर आक्रमण किया था। कहाँ पे किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया था। और वहाँ के जो स्थानीय राजा थे दाहिर सेन, उनको रावण के युद्ध में हरा दिया था और उनको मार डाला था। तो हार किसकी हुई थी पूछे तो? राजा दाहिर सेन की। और ये जो भारत में सफल अरब आक्रमण की यहाँ से शुरुआत हुई थी। एक सफल जो है आक्रमण माना गया था अरब का। अगला है राजा जो दाहिर सेन था वो किस राजवंश से संबंधित था और जो सिंध क्षेत्र में जो है सिंध क्षेत्र में सक्रिय था? तो मौर्य राजवंश थे, गुप्त, राय या फिर लोधी राजवंश? तो इसका सही आंसर होगा राय राजवंश। क्या होगा? राय से संबंधित थे ये। जो राजा दाहिर सेन था वो सिंध के ब्राह्मण राय वंश से के अंतिम शासक माने जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने इनको हरा दिया था। अगला है दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय किस तोमर शासक को दिया जाता है?
दिल्ली शहर की स्थापना का जो श्रेय है वो कौन से तोमर शासक को दे देते हैं? अनंगपाल तोमर वन, अनंगपाल तोमर द्वितीय, या फिर पृथ्वीराज चौहान या विग्रहराज चौहान? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनंगपाल तोमर द्वितीय को मिलता है। दिल्ली हो गई, ढिल्लिका हो गई, इसकी शहर की स्थापना क्या है? 11वीं शताब्दी में तोमर वंश का जो शासक था ये क्या है? अनंगपाल तोमर द्वितीय, इनको दिया जाता है। और बाद में जो चौहान थे उन्होंने इनसे दिल्ली को छीन लिया था। किसने छीन लिया था? चौहानों ने। अगला है राजा सुलेह देव, जिन्हें बहराइच के युद्ध में 1034 ईस्वी में महमूद गजनवी के भतीजे सैयद सालार मसूद गाजी को हराने के लिए जाना जाता है। वो कौन से क्षेत्र के शासक थे? जो राजा है सुलेह देव, उनको किस लिए जाना जाता है? बहराइच के युद्ध में महमूद गजनवी के भतीजा था सैयद सालार मसूद, उनको हरा दिया था किसने? राजा सुलेह देव ने। तो उसको किस क्षेत्र का शासक माना गया था? बुंदेलखंड का, उत्तर प्रदेश यानी अवध क्षेत्र का, पंजाब या गुजरात का? किसका माना गया था? इसका आंसर हो जाएगा अवध क्षेत्र या उत्तर प्रदेश हम बोलते हैं। वो जो राजा जो सुलहदेव थे वो कहाँ के राजा थे? एक तो श्रावस्ती, कहाँ के थे? श्रावस्ती के राजा थे। और उन्होंने जो बहराइच का युद्ध हुआ था उसमें गजनवी के सेनापति सैयद सालार मसूद को हरा दिया था। और उनको वो क्षेत्र जो था वो लोकनायक के रूप में उस टाइम पे पूजे गए थे अवध में। अगला है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय कौन से वंश के प्रसिद्ध शासक थे? चौहानों के आएगा यहाँ पर आंसर, यहाँ पर दिया भी गया है चौहान वंश के। वो एक राजपूत थे और उन्होंने दिल्ली और अजमेर के ऊपर शासन किया था। और तृतीय जो पृथ्वीराज चौहान माने गए हैं। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध है 1191 ईस्वी में हुआ था। और इस किसके बीच में लड़ा गया था? तराइन का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो जो तराइन की लड़ाई हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान और महमूद गोरी के बीच में हुई थी। किसके? पृथ्वीराज चौहान और महमूद गोरी के बीच में जो प्रथम लड़ाई थी तराइन का प्रथम युद्ध। तो इसमें आक्रमणकारी महमूद गोरी के बीच में लड़ा गया था और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे वो विजय हुए थे। किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? और जो है ये इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? तो ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान में विजय हुई थी। क्या तराइन के द्वितीय युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी? तो इस और सेकंड है कि इस युद्ध में भारत में तुर्की शासन की नींव रखी गई थी, या फिर इस युद्ध के बाद में राजपूतों की शक्ति दक्कन में केंद्रित हो गई थी और इस युद्ध को कोई निश्चित परिणाम नहीं निकला था। तो इसमें से कौन सा कथन सही है कि इसमें तुर्की शासन की नींव रखी गई थी? जो पृथ्वीराज चौहान थे वो हार गए थे उस टाइम पे और राजपूतों की शक्ति उस टाइम पे क्या हो गई थी? दक्कन में केंद्रित हो गई थी। क्या बोलते हैं इसको? दक्कन में। जो तीसरा युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के जो निर्णायक रूप से उसको हरा दिया था। और उसी हार ने उत्तर भारत में राजपूत प्रतिरोध को तोड़कर रख दिया और उसी समय पे तुर्की सल्तनत की स्थापना हुई थी। अगला है पृथ्वीराज रासो। क्या है ये? पृथ्वीराज रासो नामक जो महाकाव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन किया गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है ये? इसका आंसर है पृथ्वीराज जो रासो है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में वर्णन किया गया है वो लिखा गया है चंद्र बरदाई के द्वारा। चंद्र बरदाई के द्वारा। ये किस हिंदी भाषा का महाकाव्य है? याद रखना। कौन सी भाषा में लिखा गया है ये? हिंदी में। हिंदी महाकाव्य कविता जिसमें जो दरबारी कवि और मित्र था उसका चंद्र बरदाई, उसने लिखा था। साथ ही लास्ट है हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक मध्यकालीन काल में सामंत शब्द का क्या अर्थ है? प्रारंभिक मध्यकालीन जो काल है उसमें सामंत शब्द का उपयोग किया गया है, उसका अर्थ क्या है? एक स्वतंत्र व्यापारी है, जो एक कर मुक्त किसान है, एक बड़ा भूस्वामी या फिर अधीनस्थ शासक जो कि राजा को सैन्य सहायता देता था, या फिर शाही खजाने का संरक्षण। तो सामंत क्या होते थे? एक बड़ा भूस्वामी या फिर उसके अधीन जो शासक होता था जो कि उसको बड़ा जो सैन्य सहायता भी देती थी। उसको राजा को क्या करते थे? छोटे छोटे सरदार होते थे और वो राजा को कर के बदले में सैन्य सहायता या फिर वो अपनी वफादारी के रूप में सैनिक देते थे, सैन्य सहायता। अगला है पॉलिटिकल साइंस। अगला सेक्शन है पॉलिटिकल साइंस का। संवैधानिक विकास के बारे में हम करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ सामने दिया गया है पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन। भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया किस अधिनियम से शुरू हुई मानी जाती है?
भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया कौन से अधिनियम के द्वारा शुरुआत मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए इसको उठाया गया पहला महत्वपूर्ण कदम जो है माना गया है, और इसी ने भारत में संवैधानिक विकास की नींव का प्रथम कदम भी मानते हैं। अगला है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? भारत का संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो गठन है वो कौन सी योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्या है ये क्रिप्स मिशन, या फिर कैबिनेट मिशन योजना, या वेवेल योजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत में भेजे गए थे। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कब हुआ था? 1946 में कैबिनेट मिशन को भेजा गया था और तभी इसकी योजना की स्टार्टिंग हुई थी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष है? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। इन्होंने संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति यानी कि प्रारूप समिति इसका अध्यक्ष मानते हैं, और इसको संविधान का वास्तुकार भी कहा गया है। किसको? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? तो आप सभी को बताना है। भारतीय संविधान को बनने में लगे थे, सभी को मालूम है, ये 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था, लेकिन इसको तैयार करने में ठीक समय कितना लगा था ये पूछा गया है। तो 2 साल लगे थे, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। सही आंसर ए हो जाएगा। संविधान की मुख्य विशेषताएं दी गई हैं और इनमें से कौन सा कथन सही है? लास्ट में यहाँ पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है संविधान के बारे में। पहला है कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो बिल्कुल भारत दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारतीय संविधान। ये कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, यानी कि इसको हम बोलते हैं ना, इसमें संवैधानिक संशोधन होते रहते हैं, तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं वो, लेकिन वो चेंज इतने ईजिली नहीं होते कि आज मन किया हमारा रूल चेंज करना है कुछ भी उसको चेंज करते हैं। उसके लिए एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, कई जो निर्णय लेने पड़ते हैं तब जाके इसको जो है हम चेंज कर पाते हैं। तो संशोधन होता है लेकिन सीधे हम इजीली उसको नहीं कर पाते, तो कठोर भी है और लचीलापन है, तो इसका मिश्रण भी है। इसमें संसदीय सरकार की व्यवस्था की गई है। तो बिल्कुल सही, तीनों ही चीज़ें क्या सही हो जाएंगी। संसदीय सरकार की व्यवस्था भी है, कठोर भी है, लचीला भी है और सबसे लंबा लिखित है, यानी कि 1, 2 और 3 सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है संविधान के स्रोत यूके के बारे में बताया गया है। जो एकल नागरिकता का प्रावधान है कौन से देश के संविधान से लिया गया है? ये आपको ऊपर दिख ही गया होगा, यूके से यहाँ पर दिख गया। संविधान के स्रोत में एकल नागरिकता हमने कहाँ से ऐड की है? यूनाइटेड किंगडम से। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है DPSP हम जिसको बोलते हैं, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित होकर के इनको ऐड किया गया था? तो ये आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया नहीं, आयरलैंड। यार इसका आंसर हो जाएगा सी। कहाँ से लिए थे? आयरलैंड से। जो भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता हम इसको मानते हैं, और ये लिए गए थे आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से नेगेटिव पूछ लिया, यहाँ पर N फॉर नेगेटिव। तो ये संविधान का परिचय पत्र है। क्या ये प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है? क्या ये बात सही है? इसमें संशोधन नहीं कर सकते, तो सभी को पता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आप इसको लगा लो। देखने में बहुत मुश्किल है तो आप सभी को इसी लाइन से पता चल जाएगा। नेगेटिव पूछा है तो कि इसमें संशोधन नहीं कर सकते। आपको पता है संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं या कोई भी पुराना कानून हो उसको हटा सकते हैं, इसमें संशोधन हम कर सकते हैं। तो ये कथन गलत हो जाएगा। केशवानंद जो भारतीय बनाम केरल राज्य थे मामले 1973 वाले, तो ये क्या थे? बाद में ये स्थापित हुआ कि संसद जो संविधान के मूल ढांचे हैं उनको प्रभावित किए बिना प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। ये तय किया गया था 1973 के बाद में। और 42वां जो संशोधन हुआ था उसमें भी क्या हुआ था? इसमें संशोधन भी जो है किया जा चुका है पहले भी। तो 42वें संशोधन के द्वारा भी इसमें संशोधन हो चुका है। और ये क्या है? प्रस्तावना, प्रिम्बल। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं, नेगेटिव दोनों क्या हो गए? भाई भाई हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये संविधान के उद्देश्य को बताती है प्रस्तावना, बिल्कुल। ये भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य भी घोषित करती है। तो तीनों ही चीज़ें सही हैं और नेगेटिव, इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर मैं अलग कलर से इसका आंसर लगा रही हूँ बी।
अगला है 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे। 42वें संशोधन में जो प्रस्तावना में कुछ शब्द ऐड किए गए थे उनमें कौन कौन से शब्द हैं। संप्रभु को जोड़ा था, लोकतांत्रिक गणराज्य को जोड़ा था, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता को जोड़ा या न्याय स्वतंत्रता। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 जिसको मिनी संविधान भी बोलते हैं, इसमें प्रस्तावना में तीनों शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। सही है सी। अगला है मौलिक अधिकार। मौलिक भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 14 यानी कि 14 है, उसका संबंध किससे है। तो भाषण या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसकी वजह से है। धर्म की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता या शोषण के विरुद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा कि कानून के समक्ष सभी जो हो समान होने चाहिए। कानून की नज़र में हर इंसान समान होना चाहिए। भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता या फिर कानून के समान संरक्षण से कोई भी वंचित नहीं रहेगा। तो इसके अंदर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता। अगला है जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है और इसे सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही व्यापक रूप से परिभाषित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जीवन का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में निहित है। 21 में। कौन से अनुच्छेद में है ये? 21 में शामिल है। अनुच्छेद 21 क्या बोल रहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण, उसकी जो दैहिक उसकी स्वतंत्रता है उसको विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी प्रकार से भी वंचित नहीं कर सकते। यानी कि उसके प्राणों, उसके ऊपर उसका अपना अधिकार है, हम किसी भी चीज़ के उसको वंचित नहीं कर सकते भाई हम इसके वो ले लेंगे, ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें गरिमापूर्ण जीवन या फिर स्वस्थ जीवन या फिर शिक्षा आदि के अधिकारों को भी शामिल किया है। तो जीने के अधिकार में ये सारी चीज़ें शामिल है कि उसको जीने का अधिकार है, शिक्षा का भी अधिकार है, स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है और इज्जत से सर उठा करके जीने का अधिकार है सभी व्यक्तियों को। तो कौन से अनुच्छेद में है ये? 21 में है, जीवन का अधिकार। अगला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या फिर उनको लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों को उनके प्रवर्तन के लिए, उनको लागू करने के लिए कौन सी जो है रिट जारी कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में। बंदी प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, परम आदेश दे सकते हैं, अधिकार परीक्षा या फिर उपरोक्त सभी। ये है हो जाएगा उपरोक्त सभी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद जो है 32 के तहत, कौन सी के तहत? अनुच्छेद 32, आर्टिकल यहाँ पर लिख लो 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, हाँ 32 के तहत उच्च न्यायालय में 19 ये क्या है सर्वोच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय की बात करें तो आर्टिकल 226 के तहत। पेन काम नहीं कर रहा क्या? 226 के तहत। इसमें क्या है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, उत्प्रेक्षणा, साथ ही साथ प्रतिषेध, ये सारी चीज़ें क्या थी? 5 प्रकार की रिट जारी हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर 3 दी गई, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध है एक, तो एक क्या हो जाएगा उत्प्रेक्षणा। ये पांचों चीज़ें क्या है, इसमें पांचों की रिट जारी कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। फिर है मौलिक कर्तव्य, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज को किस भाग में रखा गया है? इसको रखा गया है 4A में, यानी कि भाग 4A में रखा गया है। और इसमें 42वें संशोधन के द्वारा 4A में इसको जोड़ा गया था, जिसमें केवल एक अनुच्छेद यानी कि 51A भी है। इसमें केवल एक अनुच्छेद 51A भी शामिल है। अगला है मौलिक कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था और इन्हें किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। जो मौलिक कर्तव्य है उनको पहले मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया था, बाद में इनको जोड़ा गया है। तो कौन से जो है संविधान की कौन सी जो है समिति की सिफारिश की गई थी उसके तौर पे सिफारिश पे जोड़ा गया। तो ये समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उसने सिफारिश की थी कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अलग से एक अध्याय होना चाहिए और इसीलिए 42वें संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। फिर है DPSP का मुख्य उद्देश्य, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या स्थापित करना है। क्या लोग राजनीतिक लोकतंत्र है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है, तानाशाही शासन या सैन्य शासन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? स्थापित करना है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र।
इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो और उसके लिए वे सामाजिक आर्थिक चार्टर हैं। इनका लक्ष्य जो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करना है। तो तीनों गलत हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा इसका बी। फिर है एसपी के बारे में ही, जो मौलिक अधिकार हैं और जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके बीच के अंतर के संबंध में कौन सा कथन सही है। दोनों के बीच अंतर करना है, मौलिक अधिकारों के बीच और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच। जो मौलिक अधिकार है वो गैर न्यायिक है, जबकि डीपीएसपी न्यायिक है। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों ही न्यायिक हैं। मौलिक अधिकार न्यायिक जो न्यायालय के द्वारा लागू किए जा सकते हैं, जबकि डीपीएसपी गैर न्यायिक है और दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अंतर है दोनों में, लेकिन क्या है, मौलिक अधिकार हो गया और जो डीपीएसपी यानी कि जो मौलिक अधिकार है वो न्यायालय के द्वारा लागू किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। मौलिक अधिकार न्याय संगत है, यानी कि उनका उल्लंघन करने के मामले में आप अदालत में जा सकते हैं, न्यायालय के द्वारा लागू किए गए हैं। जबकि जो डीपीएसपी है वो गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक मतलब वे सरकार के लिए केवल दिशा निर्देश हैं कि अदालतों द्वारा लागू नहीं किए गए। अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो कुछ जो है उसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। तो डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत है वो गैर न्यायिक है और मौलिक अधिकार है वो न्यायिक है। अगला है डीपीएसपी यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 यानी कि 40वें में। अनुच्छेद 40 इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए और स्वशासन की जो इकाइयां हैं उनको सक्षम करने के लिए, उनके कदम उठाने के लिए निर्देश देता है और ये गांधीवादी सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। याद रखना, ग्राम पंचायतों के संगठन ये कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। अगला है, भारत में जो समान नागरिक संहिता है उसको लागू करने का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि समान नागरिक संहिता है उसको लागू किया जाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 यानी कि 44 में। अनुच्छेद 44 राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उन्हीं का एक हिस्सा है और ये राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करे, ये ऐसा निर्देश देता है 44। अगला है शिक्षा के अधिकार यानी कि जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है, इसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21A बना दिया है और इसी संशोधन ने डीपीएसपी के कौन से अनुच्छेद की विषय वस्तु को भी चेंज कर दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45। कौन सा है? 45। इसमें यानी कि जो 86वां संशोधन हुआ था उससे पहले अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था कि 14 साल से कम बच्चों को मुफ्त में शिक्षा या फिर अनिवार्य उनको शिक्षा है और मुफ्त में दी जाएगी। फिर जो संशोधन हुआ उसके बाद में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई जिसको अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया और अनुच्छेद 45 अब जो कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल की शिक्षा है उससे संबंधित है। अनुच्छेद जो 45 है किससे संबंधित है? 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी प्रारंभिक बचपन की देखभाल और उसकी शिक्षा से रिलेटेड। लास्ट है पॉलिटिकल साइंस का लास्ट क्वेश्चन कि वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? 10 मौलिक कर्तव्य थे पहले, लेकिन जो 86वां संशोधन हुआ था अधिनियम 2002 में, कौन सा? 86वां 2002 में हुआ था और उस संशोधन में एक अधिकार जोड़ा गया था जिसको 11वां कर्तव्य हम बोलते हैं। पहले 10 थे, 11वें को जोड़ा गया था और 11वें में 6 वर्ष से लेकर के 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके माता पिता या फिर कोई भी संरक्षण हो, कोई भी गार्जियन हो, उसको शिक्षा के अवसर जो है उनको प्राप्त होने चाहिए। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे और माता पिता संरक्षण उन सभी को शिक्षा के अवसर प्राप्त करने से संबंधित ये कानून जो है जोड़ा गया था। अगला है हमारे इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताना और कितने मार्क्स आप जो है इसमें गेन कर लेते हो ये भी बताना कि कहाँ तक आपकी तैयारी हो चुकी है। अगला है हमारा इकोनॉमिक्स और ये आपका इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने। आर्थिक गतिविधियों के जो प्राथमिक उद्देश्य हैं उनके संबंध में कौन सा कथन सही है, सही पूछेगा और इनके ऊपर विचार करना है। जो आर्थिक गतिविधियों के जो प्रमुख यानी कि प्राइमरी जो उद्देश्य हैं उनके बारे में। इनका उद्देश्य है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, बिल्कुल सही होगा ये।
ये गतिविधियां लोगों को आय अर्जित करने में मदद करती हैं। तो दोनों ही सही होगा। जो आर्थिक गतिविधियों का दोहरा उद्देश्य होता है, पहला कि वे वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन करें और फिर समाज के लिए जरूरी होती हैं उनका उत्पादन करें। दूसरा कि वे लोगों के लिए आय के स्रोत भी, यानी कि आय के स्रोत के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बनाएं जिससे उनकी आजीविका चलती रहे। तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही होंगे। अगला है, उस क्षेत्र की पहचान करनी है जहां पर आर्थिक गतिविधि मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके की जाती है। कौन से क्षेत्र में जो आर्थिक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम कर सकते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में कर सकते हैं, द्वितीयक में, तृतीयक में या फिर संगठित में। तो जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम गतिविधि करते हैं, आर्थिक गतिविधि, वो प्राथमिक सेक्टर में होती है। जैसे कि कृषि करना, खनन करना, मछली पकड़ना, ये सारी प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक संसाधन है। और ये क्या है, हमारी प्राथमिक क्षेत्र है जहाँ पर हम आय अर्जित करते हैं, कमाते हैं, आजीविका कमाते हैं। आर्थिक गतिविधियाँ इसी में शामिल होती हैं। तो ये इसका आंसर प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ये तीनों गलत हो जाएंगे। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो मछली पकड़ना प्राथमिक में है, और खनन करना भी प्राथमिक में ही आ जाएगा, और वानिकी है वो भी उसमें आ जाएगा। जो विनिर्माण है, विनिर्माण यानी कि कारखाना, उसमें से सामान वगैरह बनाना, ये द्वितीयक में आ जाएंगे, प्राकृतिक में नहीं। कच्चे माल का उपयोग करके जो द्वितीयक, सेकेंडरी में आ जाएंगे, वो हो जाएंगे विनिर्माण। फिर है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या हमने अभी किया, विनिर्माण है, वो द्वितीयक में शामिल है। तो जो कृषि उत्पाद बेचना है, क्या वो द्वितीयक में है? कृषि उत्पाद, अच्छा, कृषि के लिए उत्पाद बेचना, तैयार माल को, हाँ, कृषि के लिए कोई भी जरूरी चीजें बनाना हो, द्वितीयक में आ जाएगा, गतिविधियों में शामिल है। कृषि उत्पाद बेचना नहीं भाई, प्राकृतिक उत्पादकों को तैयार माल में, अच्छा हाँ, द्वितीयक पूछा है ना, गतिविधियों में शामिल है। जो कृषि उत्पाद है वो प्राथमिक में आ जाएंगे, द्वितीयक में नहीं आएंगे। फिर है बैंकिंग सुविधाएं, ये सारे तृतीयक में आ जाएंगी। शिक्षा सेवाएं, ये तृतीयक में आ जाएंगी। जो द्वितीयक की बात करा, वो प्राकृतिक उत्पाद, जो प्रकृति से हमें कच्चे माल के रूप में चीजें मिली हैं, उनको तैयार माल में बदलना, तैयार माल में बदलना। जैसे कि हमें कपास मिल गया, उसको कपड़े में चेंज कर दिया, गन्ना मिल गया, उसको चीनी में चेंज कर दिया। तो ये सेकेंडरी का काम करते हैं। सेकेंडरी होता है प्राकृतिक उत्पाद को तैयार माल में बदलना, किसका काम है? द्वितीयक क्षेत्र का। अगला है तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र को किस नाम से भी जानते हैं? तो सेवा क्षेत्र, ऊपर आंसर आपने पहले ही देख लिया होगा। सेवा क्षेत्र जो अन्य की सेवा करते हैं, जिसमें परिवहन आ जाता है, भंडारण आ जाते हैं, या फिर हमारे जो संचार, एक सेकंड रुकना, माइक। तृतीयक में क्या क्या आ जाती हैं? तृतीयक में आ जाती हैं जैसे भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार, ये जो सारी शिक्षाएं हैं, सेवाएं, ये सारी किस में आ जाती हैं? तृतीयक में। तो सेवा क्षेत्र आ जाएगा तृतीयक में। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि का उदाहरण है? तीसरे क्षेत्र की गतिविधि का उदाहरण, एक कारखाने में कार बनाना कौन सी में शामिल हो जाएगा? कपास उगाना प्राथमिक में हो जाएगा। एक कारखाने में कारें बनाना वगैरह द्वितीयक में आ जाएगा। कॉल सेंटर में ग्राहक सेवा प्रदान कर रहा है, सेवा देना तृतीयक में आ जाता है। एक बढ़ई द्वारा फर्नीचर बनाना द्वितीयक में आएगा। ये क्या हो जाएगा? कॉल सेंटर में ग्राहक सेवा प्रदान कर रहा है, ये तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि है। कार बनाना द्वितीयक है, कपास उगाना प्राथमिक है, बढ़ईगिरी भी द्वितीयक में आ जाएगी। अगला है, आमतौर पर जैसे जैसे किसी देश का विकास होता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे जैसे देश का विकास होता है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है? जैसे जैसे देश का विकास होता जाएगा, कौन सा क्षेत्र है जो मजबूत होता जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। क्यों? आर्थिक विकास की शुरुआत के चरणों में प्राथमिक क्षेत्र जो था वो हावी होता है। जैसे जैसे देश विकसित होता जाएगा, उद्योग यानी कि जो द्वितीयक क्षेत्र है उनका महत्व बढ़ेगा, और अंत में जो सेवा क्षेत्र होंगे उनका सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण जो है निर्णायक क्षेत्र बन जाएगा तीसरा क्षेत्र। तो जैसे जैसे देश का विकास होगा, अर्थव्यवस्था का सबसे किस क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाएगा? तृतीयक क्षेत्र का। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान कौन से क्षेत्र का? जीडीपी में कौन सा योगदान का सबसे ज़्यादा जो है हाथ होता है, या फिर जो है उसका योगदान होता है? तो तृतीयक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का। पिछले कुछ ही दशकों में हमने देखा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं इसमें। वर्तमान में जीडीपी है, उसमें सेवा क्षेत्र में योगदान सबसे अधिक है, तृतीयक क्षेत्र का, और उसके बाद में द्वितीय का, और फिर प्राथमिक क्षेत्र आता है। तो सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं वो तृतीयक क्षेत्र का आता है। कोई बैंकिंग हो गया, शिक्षा अधिकारी हो गए, और भी बहुत सी सेवाएं होती हैं, तो इन सभी को तृतीयक में शामिल किया गया है। फिर है संगठित क्षेत्र की विशेषताएं क्या है? संगठित क्षेत्र की विशेषता बतानी है।
जो भी यहाँ पर दी गई है कि कौन सा इनमें से सही है ये बताना है संगठित क्षेत्र के बारे में। पहला है, यहाँ पर रोजगार की शर्तें नियमित और निश्चित होती हैं। क्या यहाँ पर सरकार की जो रोजगार की शर्तें हैं वो नियमित और निश्चित होती हैं? बिल्कुल सही। संगठित क्षेत्र क्या होता है? गवर्नमेंट जॉब होती है जो कि संगठित क्षेत्र में आती है। वहाँ पर नियम शर्तें सभी जो है पूर्ण रूप से निश्चित होती हैं, रूल्स होते हैं। भाई इतनी सैलरी मिलेगी, इतना पीएफ मिलेगा, इतनी सारी सुविधाएं मिलेगी, इतनी छुट्टियां मिलेंगी और आपको क्वार्टर वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं वो निश्चित होती हैं। फिर है, कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षाएं मिलती है। अगर वो बीमार वगैरह हो जाते हैं तो उनके पैसे नहीं कटते, उनके लिए उनको बल्कि दवाई के पैसे अलग से मिलते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे पीएफ और ये ग्रेच्युटी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ये भी सही हो जाएगा संगठित क्षेत्र को लेकर के। फिर सरकार द्वारा जो पंजीकृत और नियमों का पालन किया जाता है, यानी कि सरकार क्या करती है, ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध करवाती है भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। और अवकाश में कुछ भी छुट्टियां होती हैं उनको भी जो है पैसे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। पंजीकृत और नियमों का पालन किया जाता है सरकार के द्वारा। तो ये तीनों ही चीज़ें हो जाएंगी संगठित क्षेत्र के लिए सही। तो ए, बी, सी या फिर 1, 2, 3 तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे सही। असंगठित क्षेत्र में क्या होता है? वेतन कम मिलता है, नौकरी की असुरक्षा रहती है, ओवर टाइम के लिए भुगतान भी नहीं मिलता और उपरोक्त सभी। तो सारी चीज़ें इसमें भी सही हो जाएंगी। जो असंगठित, जिसको हम प्राइवेट जॉब बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं, उसमें क्या होता है? हमें वेतन कम मिलता है, नौकरी का हमारा ठिकाना नहीं होता। प्राइवेट जॉब्स वालों का बता रही हूँ मैं कि भाई आज यहाँ नौकरी है, कल को कोई और अच्छा आपसे ज़्यादा स्किल वाला वहाँ पर आ गया तो आपको निकाल देंगे कुछ भी बहाना दे करके। तो वहाँ पर ओवर टाइम आप कर रहे हो, उसको अलग से आपको पेमेंट नहीं की जाएगी कि भाई तुम्हें काम करना है, तुम सुबह हमारा जल्दी आके करो या शाम को देर से जाते जाते करके जाओ, हमें तो हमारा काम कंप्लीट चाहिए। तो उसके लिए अलग से ओवर टाइम आपको नहीं मिलेगा। ये क्या था? शोषण के प्रति अधिक जो संवेदनशील होते हैं ये क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र में ये तीनों चीज़ें होती हैं। फिर है रोजगार के क्षेत्रों का वितरण। रोजगार के क्षेत्रों का वितरण, भारत में जो अधिकांश श्रमिक हैं वो किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? भारत में जो ज़्यादातर श्रमिक हैं वो कौन से क्षेत्र में है? द्वितीयक में, तृतीयक में, प्राथमिक में या सार्वजनिक क्षेत्र में? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक में है। भारत में जो अधिकांश श्रमिक हैं वो है प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। जैसे कि कृषि में सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं। जीडीपी में हालांकि इसका सबसे कम हिस्सा, हालांकि जो जीडीपी है उसमें सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान मानते हैं हम। लेकिन भारत में आज भी सबसे अधिक लोग, यानी कि लगभग 40-45% जो हिस्सा है लोगों का, वो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में, विशेष करके कृषि के कार्य में लगे हुए हैं। और जिसका सबसे कम योगदान है जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र वालों का। लेकिन सबसे ज़्यादा काम, गतिविधियां या श्रमिक हम बोल सकते हैं तो प्राथमिक में ही पाएंगे। फिर है, सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ कमाना है, सार्वजनिक कल्याण या फिर सेवाएं प्रदान करना है, केवल निजी व्यक्तियों की सेवा देना है या फिर निर्यात को बढ़ाना है? तो इसका सही आंसर है सार्वजनिक कल्याण करना और सेवाएं प्रदान करना। क्या है? सार्वजनिक कल्याण करना और सेवाएं प्रदान करना, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, रेलवे, ये सारी सेवाएं प्रदान करना है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? उपक्रम पूछा है सार्वजनिक क्षेत्र का। क्या टाटा स्टील एक उपक्रम है सार्वजनिक क्षेत्र का? रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है वो है, भारतीय रेलवे है या एयरटेल है? तो इसका सही आंसर भारतीय रेलवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय रेलवे। सही आंसर क्या होगा? भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे का स्वामित्व या फिर संचालित है वो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर लिखने में बहुत दिक्कत होती है इसमें सरकार, और इसलिए जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है इसको हम मानते हैं। और जो ये टाटा, रिलायंस, ये जो कंपनियां यहाँ पर दी गई हैं, एयरटेल वगैरह, ये निजी कंपनियां हैं, न कि जैसे सार्वजनिक। फिर है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में जो अधिकांश संपत्तियों का स्वामित्व या फिर प्रबंधन किसके पास में होता है? जो निजी क्षेत्र का अधिकांश संपत्तियों का स्वामित्व या प्रबंधन होता है वो होता है किसके पास में? निजी व्यक्ति या फिर कंपनियों के पास। किसके पास में? सही आंसर हो जाएगा निजी व्यक्ति या कंपनियों। निजी क्षेत्र ही पूछ लिया तो किसी भी व्यक्ति या फिर उसकी, यानी कि निजी क्षेत्र में जो संपत्ति होगी, स्वामी हो गया या फिर सेवाओं का वितरण हो गया कि किसको कितनी जॉब्स मिलनी, किसको मिलनी चाहिए, किसको कितनी सैलरी, ये जो निजी व्यक्ति होती है, कंपनी होती है, ये निजी व्यक्तियों के हाथों में होती है। उनका प्राथमिक उद्देश्य होता है कि वो लाभ कमाए,
किस चीज़ से हमें प्रॉफिट होगा वो सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कितने जो है श्रमिक यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको कितनी सैलरी देनी है। अगर कोई भी तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो उनको कोई मतलब नहीं है, उनको बस अपना काम चाहिए। अगर वो काम करने की हालत में नहीं है तो उनको जॉब से निकाल देते हैं। उनको सिर्फ हर क्षेत्र में अपना फ़ायदा देखना, तो वो सारी चीज़ें किसके हाथ में, रख रखाव कंपनियों की और काम वगैरह सभी जो निजी व्यक्ति के हाथ में होती है। निजी क्षेत्र की आर्थिक जो गतिविधियां, इनका मुख्य प्रेरक बल क्या होता है? समाज सेवा, दान या लाभ कमाना। वो सिर्फ लाभ के बारे में सोचते हैं। क्या करते हैं, उनको उन वस्तुओं या फिर सेवाओं का उत्पादन करते हैं जिनके बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कीमत पे बिकते हों, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मांग हो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। तो उनका जो एक ही होता है प्रेरक बल, वो है लाभ कमाना। क्या हो जाएगा? लाभ कमाना। अगला है क्षेत्रों का वर्गीकरण। जो स्वामित्व है उसके आधार पर आर्थिक क्षेत्रों को किन दो मुख्य श्रेणियों में हम बांट सकते हैं? जो स्वामित्व है उसके आधार पर हम किन दो श्रेणियों में बांट सकते हैं? प्राथमिक, द्वितीय में, संगठित, असंगठित में। स्वामित्व के आधार पर हम सार्वजनिक या फिर निजी में बांट सकते हैं। एक तो सरकारी और एक निजी खुद की। स्वामित्व के आधार पर निर्धारित करते हैं कि संपत्ति का मालिक कौन है। एक तो भारतीय रेलवे के बारे में हमने पढ़ा था, जिसको सरकार यानी कि भारत सरकार कंट्रोल करती है, चलाती है। और एक निजी किसी भी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, प्राइवेट टाटा कंपनी होगी, रिलायंस होगी, वो किसी निजी के हाथ में है। तो ये दो चीज़ें आती हैं जो स्वामित्व के आधार पर आर्थिक क्षेत्रों को दो भागों में बांटती हैं, सार्वजनिक और निजी। नेक्स्ट है कि कार्य की प्रकृति के आधार पर अर्थव्यवस्था को विभाजित कर सकते हैं। हम अर्थव्यवस्था को कार्य की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं और वो कौन कौन से हैं? सार्वजनिक, निजी और संयुक्त क्षेत्र के, प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय क्षेत्र में, संगठित या असंगठित में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हम बांट सकते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय क्षेत्र में हम इसको बांट सकते हैं। ये वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि गतिविधि की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है। प्राकृतिक संसाधनों का प्राथमिक तौर पे हम उपयोग करते हैं, उनको विनिर्माण के लिए यूज करते हैं द्वितीयक में। साथ ही सेवाएं प्रदान करते हैं तो वो तृतीयक में आ जाएंगे। तो ये कार्य की प्रकृति है और उसकी अर्थव्यवस्था में तीन उसमें बांट सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में। अगला है कि भारत सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाती है। क्यों उठाती है वो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए? क्योंकि वे गरीब होते हैं और आसानी से शोषित हो जाते हैं, इसलिए सरकार को उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाती है। तो ये सही है, क्योंकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा और लाभ नहीं मिलते, बिल्कुल सही है। और वे सरकार का मानना है कि सभी नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीना चाहिए, मिलना चाहिए, बिल्कुल तीनों बात सही है। सरकार जो है असंगठित या प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट जॉब्स या कोई भी लगा लो आप, जो जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, उनमें कोई भी श्रमिक है, काम करने वाले हैं, उनको हम सरकार जो है अलग अलग सेवाएं प्रदान करती है। क्यों प्रदान करती है? क्योंकि सरकार को पता है कि इनको कोई भी जो है पेमेंट इनकी तय नहीं है, जॉब इनकी तय नहीं है कि भाई कुछ भी है, इनका कुछ भी तय नहीं है। इन सभी का, इनका शोषण होता है, आसानी से गरीब होते हैं, सामाजिक जो है सुरक्षा भी इनको नहीं मिलती, ना ही इनको कोई भी भविष्य के लिए राशि मिलती है, भाई पीएफ वगैरह मिलेगा, ये राशि भी नहीं मिलती। तो सामाजिक न्याय ये सुनिश्चित करता है कि तीनों चीज़ें इनको मिलनी चाहिए। उनको भी जो है इज्जत से जीने का अधिकार होता है, भले ही वो जो है प्राइवेट हो। फिर है प्रच्छन्न बेरोजगारी। छुपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसको हम बोलते हैं, तो वो आमतौर पर कौन से क्षेत्र में मिलती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सभी काम पे लगे हुए हैं और उसका जो है लेकिन लाभ किसी उनमें से बहुत कम होता है। तो जो होती है वो कृषि के क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मिलती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी इसका सबसे अधिक जो प्रभावित करती है वो कृषि क्षेत्र को करती है। जहाँ पर एक खेत में आपको मान लो 10 की जरूरत है और वहाँ पर 20 लगे हुए हैं, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अगर वहाँ पर 10 काम करने वाले होंगे तब भी वहाँ पर काम चल जाएगा, कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। उत्पादन जो होना है कृषि का वो उतना ही होगा, कुछ भी उसमें लाभ या हानि नहीं होगी। तो उसमें जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम पे लगे हुए हैं और उसी को बोलते हैं हम छुपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला है लास्ट आज का क्वेश्चन, आज की क्लास का, क्योंकि आज मैंने पेडागोजी के क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं, उनकी हम एक बार लास्ट में मैराथन ले लेंगे पेडागोजी की सभी क्वेश्चंस की। इसका लास्ट है इकोनॉमिक्स का। सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र कथन के ऊपर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है सार्वजनिक के बारे में और निजी के बारे में? सार्वजनिक जो क्षेत्र है सेवाओं का वितरण लाभ कमाने के उद्देश्य से होता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र में सेवाएं हैं वो किस वजह से होती हैं? क्या वो सिर्फ लाभ कमाने के लिए होती हैं?
निजी क्षेत्र में सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान अनिवार्य होते हैं, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे भाई। और तीसरा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है, जैसे कि सड़कें हो गई, पुल हो गई, रेलवे होंगे। या फिर निजी क्षेत्र का मुख्य ध्यान जो है वो बुनियादी ढांचे के निर्माण पर होता है, न कि लाभ पर। सबसे पहला तो आप देखो, सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसमें जो बुनियादी ढांचा होता है वो किस वजह से होता है? परियोजनाएं आमतौर पर सरकार के द्वारा वित्त पोषित होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैंने इसको पूरा नहीं ऐड किया है, मेरे ख्याल से वित्त पोषित आएगा इसका सही आंसर। जो सार्वजनिक क्षेत्र की सरकार द्वारा वित्त पोषित होती हैं, जैसे कि सड़कें हो गई, पुल हो गई और रेलवे हो गई। जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो बुनियादी ढांचा है, परियोजनाएं हैं, आमतौर पर सरकार किसको देती है? प्राइवेट सेक्टर सरकारी वालों को देती है। सारी चीज़ें, सारी सहायताएं उनको मिलती हैं, पीएफ मिलता है और बाकी भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। और जो सरकार कुछ चीज़ें ऐसी बनाती है जो सार्वजनिक निजी सभी के लिए होती हैं, वित्त पोषित, सरकार के द्वारा वित्त पोषित फंडेड होती हैं, जैसे कि सड़कें बनाई हैं, पुल बनाई हैं, रेलवे बनाई हैं। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का लाभ का उद्देश्य नहीं है, वो लाभ कमाने के लिए नहीं कर रही है ये। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। और सिर्फ एक ही चीज़ सही हो जाएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है, जैसे कि सड़कें हो गई, पुल हो गई, रेलवे हो गए। और जो निजी क्षेत्र है उनका ध्यान बुनियादी ढांचे के निर्माण पर नहीं होता, वो सिर्फ लाभ कमाने पर ध्यान देती है। ये इसमें लिखा कि न कि लाभ पे, वो सिर्फ लाभ कमाती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। निजी क्षेत्र में सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षाएं वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, वो सार्वजनिक क्षेत्र में उसमें मिलता है, संगठित क्षेत्र में। फिर है सार्वजनिक क्षेत्र में सेवाओं का वितरण और लाभ कमाने का उद्देश्य होता है। बिल्कुल भी नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र में उनको सिर्फ सेवाएं दी जाती हैं, लाभ उनको बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार वित्त पोषित होती है, जैसे कि सड़कें, पुल, रेलवे, ये सारी चीज़ें उनको जो है फंडेड होती हैं। तो ये है लास्ट इकोनॉमिक्स का आज का क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी आपको कर लेने हैं। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए क्लास डलते ही। और आगे पीछे टाइम होता रहता है, मेरा घर में बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं, इसलिए तो धीरे धीरे टाइम भी सही हो जाएगा। और बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे को करनी है, तो टाइम के साथ सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एकदम से अचानक से हम कुछ भी नहीं कर पाते, हमारे हाथ में होता भी नहीं है वो चीज़ें, सभी को पता है। सभी की तरह मैं भी एक आप लोगों की तरह एक आम घर से ही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई टीचर्स वगैरह हैं चारों तरफ तो मेरे को ऐसे स्पोर्ट वगैरह होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल घर से हूँ, तो सभी को पता है कि घरों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बार बार कोई भी बुलाने लग जाता है, शोर शराबा होने लग जाता है। कोई भी स्टूडियो वगैरह नहीं है जहाँ पर मैं ये वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ अकेले बैठ करके, घर में ही होती हैं बहुत सी चीज़ें। तो मेरे को टाइम निकाल करके वीडियोज़ वगैरह बनानी पड़ती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सभी को हेल्प हो रही होगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ भैया आपका आज टेट निकल जाए, अच्छे नंबर से निकले। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप पास हो जाओ, मैं चाहती हूँ कि एसएसटी में आपका अच्छा स्कोर, हर बच्चे का। सीटेट में देखो आप 50+ कर जाओगे ना, तो कोई भी वो नहीं होगा, आपके लिए आराम से आ सकते हैं। 6 to 8 की एनसीईआरटी आप कर लोगे ना 1-2 बार, तो अच्छे से आ सकते हैं। लेकिन इसमें आप अगर 30 से ऊपर आ गए एचटेट में और 40 से ऊपर चले गए, तो वाह क्या बात है, मतलब आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है। अगर आप 40 से ऊपर मार्क्स ले लेते हो तो बहुत ही कम बच्चों के देखने को मिलते हैं। हालांकि 30 वाली लाइन में बहुत से बच्चे देखने को मिलेंगे आपको, जिन्होंने भी एसएसटी की अच्छी सी तैयारी कर रखी है, उनको 30 वाली लाइन 30, 32, 35 इतने मार्क्स आसानी से वो जो है गेन कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ इतने मार्क्स से होता नहीं है ना, 90 आपको लेने पड़ते हैं और 90+ आपको लेने पड़ते हैं। तो इसके लिए बहुत से मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। तो आप अच्छे से जो है अपनी इसकी तैयारी करो एसएसटी की, साथ ही आप बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनको भी साथ लेकर के चलो। मैंने ये नहीं कहा कि भैया आप एसएसटी को पूरा रगड़ दो और बाकी पर ध्यान मत दो। आप फुल एसएसटी की कंप्लीट तैयारी भी कर लोगे ना, तब भी आपका नहीं होने वाला, क्योंकि एसएसटी सिर्फ 60 नंबर की है और उसमें कैटेगरी को चाहिए 82 और आपको जनरल को चाहिए 90। तो उसके लिए आपको बाकी सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपनी तैयारी करो और सर्दियां हैं तो बच के रजाई में घुस के बस अपना पढ़ाई करो, कुछ भी नहीं करना आपको। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।